Good morning, students. I hope all of you are very well at your home. Today we are going to start last chapter, probability. Okay, let's begin. My first question is, what is probability? I hope all of you know the answer of this question. Answer will be to measure the degree of chances. Okay, of chance. To measure the degree of chances is considered as probability. इसमें एग्जाम्पल के तौर पर हम समझ सकते हैं, सपोज क्या आज बारिश होगी, और आप बहुत सी चीज़ें पूछ सकते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल टॉसिंग अ कॉइन, ओके, सो इट टर्न अप हेड और टेल। तो कॉइन को टॉस करते समय जो पॉसिबल चांसेस हैं, या तो वो टेल आएगा या हेड आएगा। ओके, इट मीन्स अब यहाँ पे आप इसको किस तरीके से डिफाइन करेंगे, किस तरीके से लिखेंगे, उस चीज़ को देखते हैं। क्लासिकल मेथड क्या होता है लिखने का। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट या प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल इज इक्वल टू 1/2। ऐसा क्यों लिखा हम लोगों ने? ऐसा इसलिए लिखा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू फेवरेबल outcomes divided by total outcomes. Okay, total outcomes. तो ये क्लासिकल मेथड होता है प्रोबेबिलिटी को लिखने का। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल इज इक्वल टू 1/2। यानी अगर हम एक कॉइन को उछालते हैं तो उसमें टेल आने की जो संभावना है केवल एक है, लेकिन मैक्सिमम जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो 2 हैं। या तो टेल आ सकता है या हेड आ सकता है। इसीलिए जो मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज़ है, जिसे हम सैंपल स्पेस भी आगे चलकर बोलेंगे, वो 2 होगा, और वो क्या कहलाएगा? टोटल आउटकम कहलाएगा। ओके, इसी तरीके से अगर हम लोग दूसरा एग्जांपल ले लें, थ्रोइंग ए डाइस। throwing a dice, okay, all of you know very well what is dice। एक क्यूबिकल शेप का लूडो जब आपने खेला होगा तो उसमें गोटी होती है, तो उसमें जो है कुछ नंबर्स लिखे होते हैं 1, 3, 5 एक्सेट्रा, और इसके पीछे पे इसमें कितने फेसेस होते हैं आपको मालूम है। इसमें 6 फेसेस होते हैं, और उन पे जो नंबर्स लिखे होते हैं उन फेसेस पे वो क्या क्या होते हैं? 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ओके, अब आपसे अगर पूछा जाए व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1, तो आप बोलेंगे कि सर अगर हम एक डाइस को थ्रो करते हैं तो उसमें 6 फेसेस हैं, तो 6 के 6 आने की संभावना है, लेकिन 1 उसमें केवल एक फेस है, इसीलिए फेवरेबल आउटकम हमारा 1 होगा और टोटल आउटकम हमारा 6 होगा। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 इफ वी थ्रो डाइस is 1/6. Okay, similarly probability of getting 2 is also 1/6. Why? Because 2 is also on a single face. Okay, so that's why the probability of getting 2 is also 1/6. I hope all of you are understanding about this. Okay, so ये तो था probability के बारे में स्मॉल सा इंट्रोडक्शन। अब आइए देखते हैं इसमें टर्म्स क्या क्या जो हैं हमें यूज करने हैं, किन किन टर्म्स को हमें जानना है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी टर्म्स रिलेटेड टू प्रोबेबिलिटी। ओके, टर्म्स रिलेटेड टू प्रोबेबिलिटी। ओके, कौन कौन से टर्म्स है आइए देखते हैं। सबसे पहला जो टर्म निकल कर आता है वो आता है एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट, ओके, एक्सपेरिमेंट। तो अगेन माय क्वेश्चन फॉर यू कि व्हाट इज एन एक्सपेरिमेंट? एक्सपेरिमेंट क्या है? ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट को आप कैसे डिफाइन करेंगे?
एन एक्सपेरिमेंट और एन ऑपरेशन, तो हम क्या बोल सकते हैं, एन एक्टिविटी और ऑपरेशन, ओके, एन एक्टिविटी और ऑपरेशन which gives some specific result or outcome under some given condition, okay, condition। तो कोई एक्टिविटी या कोई ऐसा ऑपरेशन जो हमें कुछ रिजल्ट्स देते हैं न्यूमेरिकल फॉर्मेट में, और वो किसी स्पेसिफिक कंडीशन के तहत होते हैं, तो हम उसे एक्सपेरिमेंट बोलेंगे। अब यहाँ एक्सपेरिमेंट दो टाइप के होंगे। पहला एक्सपेरिमेंट होगा डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट और दूसरा होगा प्रोबेबिलिस्टिक एक्सपेरिमेंट, ओके। What do you mean by deterministic experiment? डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट का क्या मतलब है? डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट में हमको जो आउटकम्स है वो एडवांस में मालूम होते हैं। तो यहाँ हम बोल सकते हैं रिजल्ट्स नोन इन एडवांस, ओके, एडवांस। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर एक्सपेरिमेंट प्रैक्टिकल इन फिजिक्स लैब और केमिस्ट्री लैब एक्सेट्रा, ओके। जैसे मान लीजिए कि केमिस्ट्री लैब की अगर मैं बात करता हूँ और आपको मैं जो है कि दो एलिमेंट्स देता हूँ और मैं बोलता हूँ कि भाई अगर आप सोडियम और क्लोरीन का आपस में रिएक्शन कराएंगे तो जो कंपाउंड बनेगा वो क्या बनेगा। तो जाहिर सी बात है, आपको जो है एडवांस में पता होता है कि जो कंपाउंड बनेगा वो सोडियम क्लोराइड बनेगा, NaCl बनेगा, ओके। तो इस टाइप के एक्सपेरिमेंट को हम लोग डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट बोलते हैं, जिसमें रिजल्ट एडवांस में हम जानते हैं। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है प्रोबेबिलिस्टिक एक्सपेरिमेंट की, इसके बारे में चलिए समझते हैं। इसमें क्या होगा कि रिजल्ट्स आर नॉट नोन इन एडवांस, ओके, इन एडवांस। हमें एडवांस में ही पहले से ही रिजल्ट के बारे में जानकारी नहीं होती। संभावना हम लगा सकते हैं, हमें ये मालूम होता है कि क्या आने के चांसेस हैं। फॉर एग्जांपल टॉसिंग अक्वायर, ओके। इसमें हमें मालूम है कि दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, लेकिन हम ये डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि एक्चुअल क्या आएगा। तो इस केस में हमें रिजल्ट पता नहीं होता है, ओके। तो आई होप कि आपको ये एक्सपेरिमेंट जो टर्म है वो समझ में आ गया होगा। व्हाट इज एक्सपेरिमेंट? एन एक्टिविटी और ऑपरेशन विच गिव सम स्पेसिफिक रिजल्ट्स, outcomes under some specific condition, okay, and we can categorize it in deterministic experiment and probabilistic experiment. Deterministic experiment result is known in advance, okay, and probabilistic experiment results are not known in advance, okay. I hope all of you understood clearly. Now the next term is trial. What is trial? तो इसको हम बोल सकते हैं परफॉर्मिंग एन ऑपरेशन और एन एक्सपेरिमेंट अंडर सिमिलर कंडीशन, ओके। परफॉर्मिंग एन एक्सपेरिमेंट अंडर सिमिलर कंडीशन, और हम यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं रिपीटेडली अंडर सिमिलर कंडीशन इज कॉल्ड ट्रायल, ओके। परफॉर्मिंग एन एक्सपेरिमेंट रिपीटेडली अंडर सिमिलर कंडीशन इज कॉल्ड ट्रायल, ओके, ट्रायल। जैसे मान लीजिए अगर
कोई ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर, वो ऑब्जर्वर क्या कर रहा है, किसी कॉइन को बार बार जो है टॉस कर रहा है। मान लीजिए इसमें जो है यहाँ पे मैंने टेबल बना दिया, तो ये बार बार टॉसिंग कर रहा है, तो इसमें जो पॉसिबिलिटीज है, पहली बार जो है इसका हेड आता है, दूसरी बार भी हेड आता है, तीसरी बार टेल आता है, वगैरह वगैरह। तो इसका मतलब कि इसने क्या किया, ट्रायल 1, फर्स्ट ट्रायल सेकेंड ट्रायल, थर्ड एक्सेट्रा। ओके, तो किसी एक्सपेरिमेंट को बार बार दोहराना उसी कंडीशन में ट्रायल कहलाता है। ओके, आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड clearly what is trial. Performing an experiment repeatedly under similar condition is called trial. Okay, now the new term is sample space. Okay, this is very important part of this chapter. So what is sample space? The set of all possible outcomes. Okay, the collection of or the set of all possible आउटकम्स एंड, या आप इसे रिजल्ट्स भी बोल सकते हैं, आउटकम्स और रिजल्ट, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स इज कॉल्ड सैंपल स्पेस। ओके, तो इस तरीके से आप डिफाइन कर सकते हैं। जैसे द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, यहाँ एक चीज़ और बढ़ा सकते हैं, ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट, जिसे प्रोबेबिलिस्टिक एक्सपेरिमेंट भी बोल सकते हैं। रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड सैंपल स्पेस। ओके, सैंपल स्पेस। अब इसको थोड़ा आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, जैसे सेट क्या होता है। सेट अपने आप में एक चैप्टर है जो आप अगली क्लास में पढ़ेंगे 11th में, अगर आप मैथमेटिक्स लेते हैं तो यहाँ पे आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि सेट को लिखा कैसे जाता है। तो सेट हमेशा कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किए जाते हैं और उनके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं वो स्मॉल लेटर से लिखे जाते हैं इन कर्ली ब्रैकेट। तो ये क्या है, सेट ऑफ वॉवेल्स। ओके, तो वॉवेल्स के क्या क्या एलिमेंट्स हैं, ए ई आई ओ यू, और हमने किस चीज़ में इसे जो है लिखा, कर्ली ब्रैकेट में लिखा। या तो हम लिख सकते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स लिख सकते हैं, नेचुरल नंबर्स लिख सकते हैं। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1 2 3 4 डॉट 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 एक्सेट्रा। ओके, सेट ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स लिख सकते हैं। सेट ऑफ प्राइम मिनिस्टर तो कहाँ से शुरू होगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर ये हो जाएगा श्री मोदी तक। ओके, तो इस तरीके से आपको सेट को लिखना होता है। आई होप कि आप समझ में आ रहा होगा। तो हम लोगों ने सेट को समझा कि सेट को लिखते कैसे। जो सेट को रिप्रेजेंट करते हैं वो कैपिटल लेटर से उसको रिप्रेजेंट करते हैं, और जो उसके एलिमेंट्स होते हैं कर्ली ब्रैकेट में लिखे जाते हैं। ओके, अब आइए हम समझते हैं प्रोबेबिलिटी में सैंपल स्पेस क्या है। व्हाट इज सैंपल स्पेस? द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड सैंपल स्पेस। ओके, रैंडम एक्सपेरिमेंट यानी प्रोबेबिलिस्टिक एक्सपेरिमेंट, जिसमें रिजल्ट एडवांस में नोन नहीं होते। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर मैंने टॉस किया, टॉसिंग अ कॉइन, मैंने एक सिक्के को उछाला, तो इसका जो रिजल्ट होगा या जो आउटकम्स होंगे पॉसिबल, सैंपल स्पेस जो इसका बनेगा, क्या बनेगा, एक हेड आएगा या टेल आएगा। तो ये जो है ऑल पॉसिबल आउटकम्स हैं। ओके, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। अगर मैंने लिखा टॉसिंग 2 कॉइन्स टुगेदर, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटीज क्या है, सैंपल स्पेस क्या बनेगा, या तो दोनों हेड आएंगे
या दोनों टेल आएंगे, या उनमें से पहला हेड आएगा दूसरा टेल आएगा, या पहला टेल आएगा दूसरा हेड आएगा। ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो है पॉसिबल आउटकम्स हैं। व्हेन टू कॉइन्स टॉस टुगेदर, अगर दो सिक्कों को एक साथ टॉस किया जाता है, उछाला जाता है, तो क्या जो है पॉसिबिलिटीज़ हैं यहाँ पे हेड हेड आने की, टेल टेल आने की, हेड टेल आने की, टेल हेड आने की। तो ये जो कलेक्शन है जब हम कर्ली ब्रैकेट में लिखेंगे तो यही सैंपल स्पेस कहलाता है। ओके, जैसे दूसरा एग्जांपल लेते हैं, थ्रोइंग ए डाइस। ओके, थ्रोइंग अ डाइस, अगर एक डाइस को अगर हम फेंकते हैं तो उसका सैंपल स्पेस क्या होगा बच्चों? 1 2 3 4 5 एंड 6, क्योंकि डाइस के जो 6 फेसेस होते हैं उस पर यही डिजिट्स लिखे होते हैं। सो द सैंपल स्पेस व्हेन वी थ्रो अ डाइस विल बी 1, 2, 3, 4, 5, 6। ओके, तो ये सैंपल स्पेस हो गया, यानी पॉसिबल आउटकम्स होंगे। अगर मान लीजिए throwing 2 dice together, throwing 2 die together, अगर दो गोटियों को एक साथ जो है फेंका जाए तो पॉसिबिलिटीज क्या है समझना है। इसका सैंपल स्पेस क्या होगा? इसका सैंपल स्पेस हो जाएगा 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। ओके, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6, 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6, 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 एंड 6 6। तो आप देख सकते हैं कि जब हम दो डाइस को एक साथ फेंकते हैं तो क्या पॉसिबिलिटीज हैं? दोनों डाइस के जो टॉप सरफेस है या तो दोनों में 1 1 आए, या एक में 1 एक में 2, या एक में 1 एक में 3, या एक में 1 एक में 4। तो हम देख सकते हैं कि इस तरीके से 36 का ये कलेक्शन बन गया। तो इसमें जो पॉसिबल आउटकम्स आने वाले हैं वो 36 हो गए। ओके, इसको और किस तरीके से निकाला जाता है? इसको जो है निकाला जा सकता है एक बेसिक से फॉर्मूले से, जिसे हम लिख सकते हैं पॉसिबल आउटकम्स, पॉसिबल आउटकम का स्क्वायर। ओके, आप देख लें, अगर हम एक डाइस फेंकते हैं तो उसका जो है कि स्क्वायर करेंगे तो ये क्या आएगा? 6 6 या 36 आ जाएगा। अगर हम दो कॉइन्स को एक साथ उछालते हैं तो एक कॉइन की पॉसिबिलिटीज़ क्या है, पॉसिबल आउटकम्स क्या है? 2 है, या तो हेड या तो टेल। तो 2 का स्क्वायर 4, जैसा कि अभी हम लोगों ने पिछले एग्जाम्पल में देखा। ओके, तो ये समझने के लिए जो है बाकी चीज़ें आपको देखना पड़ेगा। अब इस पे क्वेश्चंस बहुत से बनते हैं, जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सेम टाइप ऑफ नंबर्स। ओके, तो अब यहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे तो हमें मालूम है क्लासिकल मेथड लिखने का, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू पॉसिबल आउटकम। तो सेम टाइप का डिजिट्स आने की संभावना कितनी है? 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके, 6 है, और टोटल जो आउटकम्स आए हैं वो 36, इसीलिए प्रोबेबिलिटी इसका क्या हो जाएगा? 1/6। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, या आपसे बहुत से क्वेश्चंस इस पे पूछे जा सकते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। आई होप कि ये टॉपिक आपको समझ में आ गया हो। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज इवेंट। व्हाट इज एन इवेंट? इवेंट क्या होता है? हम इसे लिख सकते हैं, इट इज द सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। ओके, सैंपल स्पेस, यह जो है सबसेट होता है सैंपल स्पेस का। अब यहाँ पे आपके मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि सबसेट क्या होता है। ओके, तो सबसेट में आप समझ सकते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैंने लिख दिया यहाँ पर
कोई सेट ले लेते हैं ए, जिसमें कुछ डिजिट्स लिख देते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ओके, और कोई दूसरा सेट ले लेते हैं बी 2, 4, 6। तो आप देख सकते हैं बी में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे एलिमेंट्स मौजूद हैं सेट ए में भी, लेकिन सेट ए में जितने एलिमेंट्स हैं वो सेट बी में सारे मौजूद नहीं हैं। तो इस केस में आप क्या बोलेंगे, बी इज द सबसेट ऑफ ए। ओके, बी इज द सबसेट ऑफ ए, यानी बी जो है इसका सबसेट है। क्यों? क्योंकि बी के सारे एलिमेंट्स ए में मौजूद हैं, लेकिन ए इज नॉट द सबसेट ऑफ बी। ए जो है बी का सबसेट नहीं होगा, नहीं है। क्यों? क्योंकि ए के सारे एलिमेंट्स बी में मौजूद नहीं है। ओके, तो इसीलिए यहाँ पे इवेंट्स की बात की जा रही है। इट इज द सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस, क्योंकि सैंपल स्पेस में क्या होता है, सैंपल स्पेस में सारे के सारे आउटकम्स मौजूद होते हैं। ओके, एग्जाम्पल के तौर पर समझ लेते हैं। अगर मैंने 2 coins tossed साइमल्टेनियसली और टुगेदर, तो फिर यहाँ पे इसका सैंपल स्पेस क्या होगा, हेड हेड, टेल टेल, हेड टेल, टेल हेड। ओके, टेल हेड। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड सरफेस या ऑड रिजल्ट्स, या आपसे पूछा गया व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सेम रिजल्ट्स। ओके, तो सेम रिजल्ट्स, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सेम रिजल्ट्स, तो हेड हेड और टेल टेल यानी 2 इवेंट्स हैं 4 में, यानी 1/2। तो यहाँ पे जो ये 2 है ये इसका इवेंट है, यानी ये फेवरेबल आउटकम है, यानी ये दोनों चीज़ें इसमें मौजूद हैं। ये इसमें से कोई भी चीज़ अगर होती है, फॉर एग्जांपल आपने 2 कॉइन्स को उछाला और दोनों का हेड आ गया, ठीक है, लेकिन जो पॉसिबिलिटीज़ थी क्या क्या थी, जो सैंपल स्पेस था क्या क्या था, कि हेड हेड भी आ सकता था, टेल टेल भी आ सकता था, हेड टेल भी आ सकता था और टेल हेड भी आ सकता था। ओके, लेकिन आया क्या, आया आपका दोनों हेड। तो इसका मतलब वो हेड हेड क्या है, इन सैंपल स्पेस का एक सबसेट हिस्सा है, जो कि इवेंट हुआ, जो है ना फेवरेबल आउटकम आया। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज इवेंट, इट इज़ द सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। ओके, यानी ये सैंपल स्पेस का एक हिस्सा होता है। नाउ द नेक्स्ट टर्म इज इक्वली लाइकली इवेंट। व्हाट इज इक्वली लाइकली इवेंट, ये समझना बहुत ज़रूरी है आपको। इक्वली लाइकली किस केस में आप बोलेंगे, जैसा कि आपको मालूम है कि अगर मैंने एक डाइस को फेंका तो उसमें जो पॉसिबल इवेंट्स हैं वो कितने हैं भाई, उसमें 6 हैं। 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। ओके, तब यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि आप बोल सकते हैं कि इफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स having equal chances to occur is called equally likely. Okay, equally likely। अगर सभी आउटकम्स के घटित होने के जो चांसेस हैं वो बराबर हैं तो हम उन्हें इक्वली लाइकली बोलेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैंने एक डाइस ले लिया तो डाइस का सैंपल स्पेस ऑफ डाइस क्या होगा, सैंपल स्पेस ऑफ डाइस ये हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब मैं पूछूं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1। ओके, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1, तो 1/6। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 1/6, क्योंकि इसमें 2 भी 1 टाइम है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 1/6। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4 1/6। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 1/6। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 1/6। तो आपने देखा सभी के सभी इवेंट्स, सभी के सभी जो पॉसिबल आउटकम्स हैं उनके आने के जो चांसेस हैं सब बराबर हैं।
तो इस केस में आप क्या बोलेंगे, इक्वली लाइकली बोलेंगे। इफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स हैविंग इक्वल चांसेस टू अकर इज कॉल्ड इक्वली लाइकली। ओके, दूसरा एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए कि एक डाइस को मैं कुछ इस तरीके से बना देता हूँ, इसके सरफेस को मैं ओपन कर देता हूँ कि आपको क्लियरली विजिबल हो जाए। मैंने इसके सरफेस को ओपन कर दिया। मान लीजिए मैं 1 2 3 3 5 एंड 6 ऐसे मैंने डिजिट लिख दिया। ओके, ये सारे सरफेस को मैंने दिखा दिया। अब मैं पूछूं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1, आप बोलेंगे सर 1/6, क्योंकि टोटल पॉसिबल आउटकम 6 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2, 2 के आने की भी क्या है 1/6। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3, तो 3 2 टाइम्स है तो 2/6 यानी 1/3। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4, 4 है नहीं तो 0/6। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 1/6। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 1/6। तो आपने इन दोनों एग्जांपल्स में देखा कि यहाँ जितने भी पॉसिबल आउटकम्स हैं और पॉसिबल इवेंट्स हैं, उन सभी के होने के जो चांसेस है वो इक्वल है, इसीलिए इसे इक्वली लाइकली इवेंट बोलेंगे। लेकिन यहाँ पे आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे 3 के आने की जो पॉसिबिलिटी है वो 2/6 है यानी 1/3 है, और 4 के आने की पॉसिबिलिटी 0/6 है यानी ये इम्पॉसिबल इवेंट है। तो इस टाइप के इवेंट को, एक्सपेरिमेंट को हम इक्वली लाइकली नहीं कहेंगे। इक्वली लाइकली किसे बोलेंगे, व्हाट इज इक्वली लाइकली इवेंट? इफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स हैविंग इक्वल चांसेस टू अकर इज कॉल्ड इक्वली लाइकली। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। नाउ द न्यू टॉपिक इज कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट? ओके, मैथमेटिक्स में कॉम्प्लीमेंट्री और भी जगह यूज होता है, जैसे द सम ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री, सो वन ऑफ देम इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री टू अदर। ओके, लेकिन यहाँ पर आपने ध्यान देना है, यहाँ पर क्या जो है बात होगी, मान लेते हैं इफ E is an event, अगर E कोई इवेंट है, then not an event, जिसे हम E बार से रिप्रेजेंट करते हैं, is called complementary of event E। ओके, तो बहुत बेसिक सी चीज़ है, नॉट एन इवेंट या नॉट इवेंट, इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। ये क्या कहलाएगा, इसका कॉम्प्लीमेंट। अगर मैंने किसी इवेंट E प्लस E बार, इन दोनों का सम हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। ओके, दिस इज द इक्वेशन, यू नीड टू रिमेंबर दिस। क्या है, इवेंट एंड नॉट इवेंट ऑलवेज गिव अस 1। ओके, न्यूमेरिकली 1। और किसी भी इवेंट के होने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो ग्रेटर देन इक्वल 0 होती है और लेस देन इक्वल 1 होती है, याद रखना। अगर 0 हो जाएगी तो आप बोलेंगे इम्पॉसिबल इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट। ओके, और अगर इक्वल टू 1 हो जाएगी तो आप बोलेंगे श्योर इवेंट। ये बेसिक सी चीज़ें जो आपने याद रखनी है। व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट? इफ E इज एन इवेंट देन नॉट एन इवेंट E बार इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ इवेंट E। ओके, और इस इक्वेशन से आप बाकी की चीज़ें भी निकाल सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज प्लेइंग कार्ड। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, टर्म है, जिसे आपको समझना पड़ेगा। प्लेइंग कार्ड यानी ताश का पत्ता, ताश का पत्ता। ओके, प्लेइंग कार्ड, और प्लेइंग डेक भी बोलते हैं इसे, प्लेइंग डेक। ओके, तो सबसे पहली चीज इसमें नंबर ऑफ कार्ड्स कितने होते हैं। नंबर ऑफ कार्ड्स जो होते हैं प्लेइंग डेक में वो 52 होते हैं। प्लेइंग कार्ड्स जो होते हैं वो कितने होते हैं, 52 होते हैं। ये 2 कैटेगरीज में कैटेगराइज होते हैं, बटे होते हैं 2 रंगों में, 2 कलर्स। एक होता है रेड जो कि 26 कार्ड होते हैं, एक होता है ब्लैक, ये भी 26 कार्ड्स होते हैं। ओके, 26 कार्ड्स होते हैं। रेड भी 2 कैटेगरी में कैटेगराइज्ड होता है, एक होता है हर्ट, एक होता है हर्ट
जिसमें 13 कार्ड्स होते हैं, और एक होता है डायमंड, इसमें भी 13 कार्ड्स होते हैं। ओके, डायमंड, इसमें भी 13 कार्ड्स होते हैं। ये दोनों रेड कलर के होते हैं। ब्लैक भी इसी तरीके से दो कैटेगरीज में कैटेगराइज होते हैं। एक होता है स्पेड, ओके, एक होता है स्पेड, इसमें भी 13 कार्ड होते हैं, और एक होता है क्लब, इसमें भी 13 कार्ड होते हैं। तो हम लोगों ने ये जान लिया कि प्लेइंग कार्ड में जो है टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हैं, 52 हैं। वो कैटेगराइज्ड हैं 2 कलर्स में, रेड एंड ब्लैक। रेड भी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक है हार्ट, डायमंड, और दूसरा है स्पेड एंड क्लब। ओके, इस तरीके से ये कार्ड्स कैटेगराइज्ड होते हैं। तो ये आप मेमोराइज कर लीजिए, 13 कार्ड होंगे। अब इसके बाद नंबर आता है, मैं इसको यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। अब नंबर आता है इन 13 कार्ड को समझने का, तो ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। इनकी शुरुआत होती है किंग से। ओके, किंग, क्वीन, जोकर या जैक, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड इक्का यानी एस। तो ये 13 कार्ड्स होते हैं, और ये 13 कार्ड्स हर्ट्स के भी होंगे, ये 13 कार्ड्स डायमंड के भी होंगे, स्पेड के भी होंगे एंड क्लब के भी होंगे। यहाँ पे कुछ स्पेशल नेम होता है, जैसे अगर आपके पास किंग, क्वीन और जोकर एक साथ हो तो इसको क्या बोलेंगे, इसको जो है इसका कुछ स्पेसिफिक नाम होगा। और अगर आपके पास किंग, क्वीन, जोकर और एस हो तो इसका भी कुछ स्पेसिफिक नाम होगा। ओके, तो आइए इसको समझते हैं। किंग, क्वीन, जोकर, अगर ये एक साथ होता है तो इसको बोलते हैं फेस कार्ड्स। अगर इसके साथ एस यानी इक्का भी आ जाता है तो इसको बोलते हैं ऑनर कार्ड्स। ओके, तो ये हमारा प्लेइंग कार्ड्स हो गया। मैंने इसमें पूरा डिटेलिंग में आपको बता दिया कि प्लेइंग कार्ड्स कितने होते हैं, 52 होते हैं। ये 26 में डिवाइडेड होते हैं रेड एंड ब्लैक कलर में। ओके, रेड कलर में फिर अगेन 13 में डिवाइडेड होते हैं हर्ट्स एंड डायमंड में, जिनका सिंबल ये इस तरीके का होता है। ब्लैक भी 2 कैटेगरी में डिवाइडेड होते हैं 13 में, जिनमें स्पेड एंड क्लब होते हैं और जिनके सिंबल इस तरीके से। और सभी कैटेगरी के 13 कार्ड्स होंगे। किंग से शुरुआत होगी, किंग, क्वीन, जोकर, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड एस। एक साथ अगर आपके पास किंग, क्वीन एंड जोकर है तो उसे आप फेस कार्ड बोलेंगे। साथ ही में अगर एस भी मिल जाता है तो उसे आप ऑनर कार्ड बोलेंगे। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड नाउ। ओके, इसमें बहुत से अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिसे हम लोग एक्सरसाइज में देखेंगे। सो लेट्स बिगिन द एक्सरसाइज। तो आप सभी अपनी NCERT टेक्स्ट बुक खोल लीजिए, क्योंकि इसमें काफ़ी क्वेश्चंस हैं, तो मैं इसका सलूशन आपको बताऊंगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 आपकी बुक में लिखा हुआ है, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ओके, फर्स्ट पार्ट है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नॉट टू ई। ओके, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट टू ई विल बी 1। अभी हम लोगों ने देखा कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट में कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट नॉट टू ई इज इक्वल टू 1। ओके, सेकेंड पार्ट में क्या लिखा हुआ है, सेकेंड पार्ट में द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट कैन नॉट हैपन इज सच इवेंट इज कॉल्ड। तो अगर कोई प्रोबेबिलिटी नहीं होती है, कोई इवेंट नहीं होता है, तो वो किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। तो यहाँ क्या भरा जाएगा, 0। ओके,
क्या भरा जाएगा, 0। एंड नेक्स्ट वाले में इसे क्या बोलेंगे, इम्पॉसिबल इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट। ओके, इम्पॉसिबल इवेंट। The probability of an event that cannot happen is 0. Such an event is called impossible event. Third point is the probability of an event that is certain to happen. जो कि बिल्कुल होना ही होना है, वो किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। अभी मैंने आपको कर बताया था कि probability of an event is less than equal to 0 and greater than equal to 0 and less than equal to 1। तो अगर ये 0 के बराबर होगा तो इसे बोलेंगे इम्पॉसिबल, अगर ये 1 के बराबर होगा तो इसे बोलेंगे श्योर या सर्टेन। ओके, तो यहाँ पर यही बात बताई जा रही है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन इज 1, सच एन इवेंट इज कॉल्ड श्योर इवेंट। ओके, श्योर इवेंट। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। The sum of all the possibilities या the sum of the probabilities of an all elementary event of an experiment is 1। Okay, अगर कोई इवेंट किया जा रहा हो तो उसके सभी probabilities का जो सम होगा हमेशा 1 के बराबर होगा। Okay, हमेशा 1 के बराबर होगा। लास्ट वाला क्या है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो अभी मैंने बताया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू इसके होता है 0 के, एंड लेस देन और इक्वल टू इसके होता है भाई 1 के। तो इन दोनों में ये भरा जाएगा 0 एंड 1। आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, आप अपनी बुक में देखिए। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट हैव इक्वली लाइकली आउटकम्स। अभी मैंने आपको बताया कि इक्वली लाइकली आउटकम्स किस केस में बोलेंगे, व्हेन या इफ ऑल द पॉसिबल आउटकम्स हैविंग इक्वल चांसेस टू अकर इज कॉल्ड इक्वली लाइकली इवेंट। ओके, तो ए ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट ए कार। ओके, द कार स्टार्ट और डज नॉट स्टार्ट। तो जाहिर सी बात है कि आप अगर रोज़ाना अपनी कार को स्टार्ट करते हैं या अपनी बाइक को स्टार्ट करते हैं, तो अगर आपने 1 हफ्ते का रिकॉर्ड कंसीडर किया तो 1 हफ्ते में हो सकता है 6 डेज, 6 दिन आपकी गाड़ी एक स्टार्ट हो जाए स्टार्टर पर, और किसी एक दिन जो है ना हो। तो जाहिर सी बात है इसमें जो प्रोबेबिलिटी होगा वो 6/7 और 1/7 होगा, और इसका मतलब कि ये इक्वली लाइकली नहीं है। ठीक है, नॉट एंड इक्वली लाइकली। तो पहला वाला जो है इक्वली लाइकली नहीं होगा, ये इक्वली लाइकली नहीं है। दूसरे वाले की बात करते हैं, सेकंड वाला। सेकंड क्या लिखा हुआ है भाई, आइए उसको देखते हैं। सेकंड वाला जो क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके टेक्स्ट बुक में, इसको आप देख लें क्या है। ए प्लेयर अटेम्प्ट्स टू शूट ए बास्केटबॉल। ओके, शी और ही शूट्स और मिस द शॉट। तो जाहिर सी बात है कि ये भी इक्वली लाइकली नहीं होगा। फॉर एग्जांपल सपोज कीजिए कोई पर्सन 10 टाइम्स जो है बॉल को शूट करता है बास्केट में, तो हो सकता है उसमें 9 टाइम्स वो जो है बास्केट में चला जाए, 1 टाइम ना जाए, या हो सकता है 9 टाइम ना जाए, 1 टाइम चला जाए। इसका मतलब कि ये भी इक्वली लाइकली नहीं है। इक्वली लाइकली का मतलब कि सभी इवेंट्स के होने के चांसेस इक्वल होने चाहिए, जाने के भी इक्वल होने चाहिए और ना जाने के भी इक्वल होने चाहिए। अगर 5 टाइम्स जाता 5 टाइम्स नहीं जाता, जो कि पॉसिबिलिटी है लेकिन सर्टेन नहीं है। ओके, थर्ड की बात करते हैं। ए ट्रायल इज मेड टू आंसर ए ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, द आंसर इज राइट और रॉन्ग। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे किसी क्वेश्चन को अगर पूछा जाए जिसके 2 ही पॉसिबल आंसर होंगे, या तो वो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, तो इन दोनों के होने के चांसेस क्या है, 50-50, यानी हाफ हाफ। तो जाहिर सी बात है ये इक्वली लाइकली होगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन इक्वली लाइकली होगा। चौथे पे आते हैं, बेबी इज बॉर्न, इट इज़ अ बॉय और ए गर्ल। अगर एक बच्चा पैदा होता है तो या तो वो लड़की होगा या लड़का होगा। तो जाहिर सी बात है एक बेबी 2 ही चीज़ होगी, या तो बॉय या गर्ल, तो ये भी इक्वली लाइकली होगा। ठीक है, आप जो सोच रहे हैं क्वेश्चन ट्रांसजेंडर के बारे में, यहाँ वो कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा,
यहाँ पे बॉय एंड गर्ल की बात हो रही है। ओके, तो यहाँ पे पहला और दूसरा इक्वली लाइकली नहीं होगा, तीसरा और चौथा इक्वली लाइकली होगा। तो मैंने आपको एग्जांपल के साथ बता दिया। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, वाई is tossing a coin considered to be fair way of deciding which team should get the ball at the beginning of the football game or cricket game or any game? क्यों जो है टॉसिंग को ही बेहतर और फेयर वे माना जाता है, साफ रास्ता माना जाता है? वजह ये है क्योंकि ये इक्वली लाइकली इवेंट है। टॉसिंग अ कॉइन, कॉइन को टॉस करते समय उसमें जो पॉसिबल आउटकम्स है, हेड है और टेल है। तो हेड और टेल के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इज 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल इज 1/2। तो ये दोनों आपस में इक्वल है, इसीलिए ये क्या होंगे? इक्वली लाइकली होंगे, और जो भी चीज़ इक्वली लाइकली होगी वो फेयर होगी। ओके, तो यही कारण है कि टॉस को बेहतर समझा जाता है। आई होप कि आप जो है इसका आंसर समझ चुके हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आप खुद से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है? आपको मालूम है प्रोबेबिलिटी जो है वो 0 और 1 के बीच में होगी या उसके बराबर होगी। बराबर होगी तो एक श्योर इवेंट बन जाएगा, एक इम्पॉसिबल। तो प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में होगा। ओके, तो उसमें आप देख लेंगे कि 0.7, 15%, -1.5, 2/3 क्या क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज 0.05। ओके, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट टू ई? ओके, नॉट एन इवेंट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन इवेंट, तो हमें मालूम है कि हमसे क्या पूछा जा रहा है? प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन इवेंट। तो ये कैसे निकालेंगे? कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट से। तो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या बोलता है? कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या बोलेगा भाई? कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट डज नॉट टू ई इज इक्वल टू 1। ओके, तो इसकी वैल्यू ऑलरेडी दी भी है 0.05 प्लस प्रोबेबिलिटी नॉट टू ई इज इक्वल टू 1। आप इस तरीके से लिख लेंगे। सो प्रोबेबिलिटी नॉट टू ई इज इक्वल टू 1 माइनस 0.05। ओके, अब आपको यहाँ पे कंफ्यूजन होगा कि किस तरीके से सब्ट्रैक्ट किया जाए। तो आप लाइक फॉर्मेशन में लिख लें, क्योंकि इसमें डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, तो यहाँ भी डेसिमल के बाद 2 डिजिट लगा लें, जिससे आपको सब्ट्रैक्ट करने में दिक्कत नहीं होगी। तो 10 में से 5 जाएगा 5, यहाँ 9 से 0 जाएगा 9.0, तो 0.95। ओके, तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? ए बैग कंटेन्स लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ओनली। मालिनी टेक्स आउट 1 कैंडी विदाउट लुकिंग इट इनटू द बैग। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक्स आउट एन ऑरेंज फ्लेवर कैंडी, ए लेमन फ्लेवर कैंडी? तो जाहिर सी बात है, ए बैग कंटेन्स लेमन फ्लेवर कैंडी ओनली। तो जब बैग में केवल लेमन फ्लेवर कैंडी है तो ऑरेंज फ्लेवर कैंडी की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0 होगी। ओके, तो पहले का आंसर क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑरेंज फ्लेवर कैंडी, ओके, इज इक्वल टू 0/1, क्योंकि वो 1 ही है, एक ही टाइप की कैंडी है। तो 0/1, तो ये क्या होगा? इम्पॉसिबल इवेंट। डायरेक्टली आप लिख सकते हैं इसके आगे इम्पॉसिबल इवेंट। एंड अ लेमन फ्लेवर्ड कैंडी क्या होगा? श्योर इवेंट। ओके, ये क्या हो जाएगा? इम्पॉसिबल इवेंट। और लेमन वाले के लिए क्या होगा भाई? श्योर इवेंट, क्योंकि उसी टाइप की जो है केवल उसमें कैंडी या टॉफी रखी गई है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बात हो रही है? इट इज गिवन दैट द ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट्स, द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स नॉट हैविंग द सेम बर्थडे
is 0.992. What is the probability that the two students have the same birthday? तो यहाँ पर भी आप कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट लगाएंगे। ओके, 1 में से इसे माइनस कर देंगे, ये आप ट्राई कीजिए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ए बैग कंटेन 3 रेड बॉल्स एंड 5 ब्लैक बॉल्स। इसका मतलब कि बैग में कुल कितने बॉल्स हो गए? अगर एक थैला हम लोग बना लेते हैं, एक थैला इस तरीके से बना लेते हैं, और इसमें कितने बॉल्स हो गए भाई? 3 रेड बॉल्स हो गए, 5 ब्लैक बॉल्स हो गए। 1 2 3 4 5, 5 जो है ब्लैक बॉल्स हो गए और 3 क्या हो गए? रेड बॉल्स हो गए। तो टोटल जो बॉल्स हैं इसमें 8 हो गए। ओके, क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज रेड। रेड के आने की जो है प्रोबेबिलिटी क्या है? तो रेड की प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल्स इज इक्वल टू 3/8। टोटल नंबर ऑफ बॉल्स 8 हैं और प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल्स इज इक्वल टू 3/8। इसी में नॉट रेड, तो नॉट रेड में आपको मालूम है क्या करना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट रेड इज इक्वल टू 1 माइनस 3/8, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड 8 माइनस 3/8 5/8। इस तरीके से आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 सेम टाइप का क्वेश्चन है। ओके, आप करेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11, ये सारे आप जो है ट्राई करेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं, 12 पे आते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 या क्वेश्चन नंबर 13 जो कि अलग टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या बात कर रहा है, ध्यान से समझिए। अ गेम ऑफ चांस कंसिस्ट ऑफ स्पिनिंग या स्पिनिंग एन एरो विच कम्स टू रेस्ट पॉइंटिंग एट वन ऑफ द नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड दीज आर इक्वली लाइकली आउटकम्स, यानी ये जो है फेयर मेथड है। एंड दीज आर इक्वली लाइकली, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी पॉइंटेड एट 8। तो जाहिर सी बात है, इसमें 8 कितने टाइम्स है? 1 टाइम है, तो 1/8। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 8 इज 1/8। एन ऑड नंबर, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि क्वेश्चंस जो है आपको इस तरीके से भी पूछे जा सकते हैं। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये पहला जो पार्ट दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 12 का, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 8 इज इक्वल टू 1/8। दूसरा जो पार्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर, तो इसमें ऑड नंबर कौन से? 1 3 5 7, यानी 4/8, यानी 1/2। थर्ड है ए नंबर ग्रेटर देन 2, प्रोबेबिलिटी अ नंबर ग्रेटर देन 2। तो ग्रेटर देन 2 1 2 3 4 5 6, यानी 3 से लेकर 8 तक, तो 6/8 या 3/4। और लास्ट वाला क्या? नंबर लेस देन 9, प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर लेस देन 9। तो 9 से छोटा कितने हैं भाई? 9 से छोटे कितने हैं? 9 से छोटे सारे हैं, तो 8/8, यानी ये जो है कि पूरा का पूरा श्योर इवेंट है। ओके, तो ये सारी चीज़ें जो है आपको समझनी पड़ेगी। आई होप कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है बच्चों? अ डाई इज थ्रोन वंस, अगर एक डाई को एक बार फेंका जाए, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर। ओके, तो डाइस का सैंपल स्पेस लिख लेते हैं पहले, 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे इसके आंसर्स देते हैं। गेटिंग अ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर इसमें कौन कौन से हैं? 2 3 5, 3 प्राइम नंबर है, तो 3/6। ओके, या 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर लाइन बिटवीन 2 and 6, ए नंबर लाइन बिटवीन 2 और 6, तो नंबर किसके बीच में होगा? वो नंबर होगा, मान लीजिए वो नंबर x है जो 2 और 6 के बीच में है। ओके, वो नंबर x है, तो 2 और 6 के बीच में 3 4 5 है। कितने नंबर्स हैं? 3 हैं, तो ये भी क्या होगा? 1/2। अगला है एन ऑड नंबर, तो इसमें ऑड नंबर कौन कौन से हैं भाई? 1 3 5, ये भी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन
ऑड नंबर, ये भी क्या होगा 135 यानी 3/6 यानी 1/2। तो इन सभी क्वेश्चंस के जो आंसर्स आ रहे हैं वो 1/2 आ रहे हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया ये क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है वो बेस्ड है प्लेइंग कार्ड पर, आइए उसको भी समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 ओके। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है इसको देखिए। वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। एक कार्ड 52 पत्तों में से एक पत्ता निकाला जा रहा है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग ऑफ रेड कलर। अब ध्यान से देखिएगा कि हमारे पास जो प्लेइंग डेक में कार्ड्स थे वो 13 के ग्रुप में है और टोटल 52 है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन ये हो रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग ऑफ रेड कलर ओके। तो लाल कलर में 2 पत्ते होते हैं बच्चों, रेड कलर में 2 होते हैं। आपको जैसा कि मैंने बताया इस सभी पत्तों में कौन कौन से होते हैं, किंग है, क्वीन है, जोकर है, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड एस। अब यहाँ बात हो रही है रेड के, तो रेड के कितने पत्ते होते हैं, 2 पत्ते होते हैं। एक तो हर्ट होता है और दूसरा डायमंड होता है। तो एक हर्ट का भी किंग होगा, एक डायमंड का भी किंग होगा, तो 2 किंग हो गए। 2/52 ओके, 2/52 या 1/26। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग ऑफ रेड कलर इज 1/26 ओके। अगला क्वेश्चन क्या है, ए फेस कार्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ फेस कार्ड्स ओके। अब ये नहीं पूछा है किसका फेस कार्ड, तो फेस कार्ड कितने हैं टोटल इसमें, ध्यान से समझिए। एक फेस कार्ड हर्ट में होगा यानी 3, जब किंग क्वीन और जोकर ये तीनों कार्ड को फेस कार्ड बुलाया जाता है ओके। तो एक फेस कार्ड का ग्रुप जो है कि हर्ट में हो जाएगा, एक का डायमंड में, एक का स्पेड में और एक का क्लब में। तो टोटल मिलाकर 12 कार्ड्स हो गए ओके। 12 आउट ऑफ 52 ओके। तो 12 फेस कार्ड्स हो गए। 3 आपके हो गए डायमंड में, 3 हो गए हर्ट में, 3 हो गए क्लब में और 3 हो गए स्पेड में। तो टोटल 12। चाहे तो इसे सिंप्लीफाई कर लें, देख लें क्या आएगा। 4 से चला जाएगा, 4 3 जा 12 एंड 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। तो 3/13 आ जाएगा। बात समझ में आ रही है किस तरीके से करना है आपको। 3/13 ओके। फिर इसके बाद क्वेश्चन है ए रेड फेस कार्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड फेस कार्ड ओके। तो रेड फेस कार्ड, तो रेड में हमारे पास 2 कैटेगरीज हैं, एक हर्ट है और एक डायमंड है। तो उसमें 3 है और इसमें 3 है, कुल मिलाकर 6। तो 6/52 या 2 से इसे ले जाएंगे, 3 से 3 2 जा एंड 2 से ले जाएंगे, 2 3 जा 2 2 जा 4 2 6 जा, तो 3/26 ओके। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया ओके। इसी के साथ जो है इसमें और भी जो क्वेश्चंस हैं आप ट्राई कीजिएगा। जिस भी क्वेश्चन में आपको डाउट होगा आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं उसको समझने के लिए ओके। तो थैंक यू एंड गुड लक फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन।